गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व के बारे में देखा। अब हम आज वीडियो में ये देखेंगे कि वो कर्मयोगी कैसे कहलाए, कि उसने किस प्रकार के कार्य किए हमारे भारत देश को आगे निकालने के लिए, और उसके ये कर्मयोगी नाम दिलाने के लिए उसने कितने कार्य किए थे जीवन काल में। यहाँ पे आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि शास्त्री जी ने हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे, और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। कितनी? ओनली 17 ईयर्स। तब वो कहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गए थे। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। आह्वान यानी कि बुलाने पर वो स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। एक छोटी उम्र होने पर भी उसका हमेशा मन है वो सामाजिक कार्यों में ही लगा रहता था। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्वार के काम में अपने आप को लगाया। अछूतोद्वार यानी कि आपको पता है कि पहले एक कास्ट को लेकर क्या करते थे कि हम हमारे से छोटी कास्ट वाले को हम उसको टच नहीं कर सकते, वो हमारे से छोटे हैं। इस प्रकार से बहुत ऐसे जो अच्छी बातें नहीं थे, इस प्रकार से जो चल रही थी पूरे भारत में। तो इस प्रकार के नियमों को निकालने के लिए ये जो लाल बहादुर शास्त्री है उसने गांधी जी को साथ दिया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई वो सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। यानी कि 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। एक भारत देश की रक्षा के लिए, भारत देश का अच्छा करने के लिए वो 7 बार भी जेल गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। यानी कि वो भारत देश की आज़ादी के लिए कुछ भी कर जाने के लिए वो तैयार थे। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहां दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे। यानी कि जो गांधी जी के एक अच्छे अच्छे गुणों को लेकर वो कार्य कर रहे थे, उसी प्रकार से जो जो पद के अंदर वो शामिल थे शास्त्री जी, उसका भी वो ख्याल रखते थे, वो भी कार्य करते रहते थे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। सचिव यानी कि मैनेजर। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। यानी कि जमींदारों का उन्मूलन यानी कि जल मूल से जो उसके प्रश्न थे उसको निकालने के लिए उसने पूरी स्टडी की शास्त्री जी ने, कि जो जिसकी जमीन है उसको ही वो उस पर ही खेती कर पाएगा। इसी प्रकार के जो सभी नियम थे, उसको नियम जो उसके विरुद्ध थे उसको निकालने के लिए शास्त्री जी ने जलमूल से वो सभी ऐसे नियमों को निकाल दिए थे। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था।
अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव छोड़ दिया। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। हो ही जाए ना, इतना अच्छा कार्य करने के बाद एक व्यक्ति उस कार्य में निपुण ही हो जाता है। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। आपने अभी तक आगे भी देख लिया हमने कि वो कितनी जगह पे एक जगह पे सचिव हो गए, नगर पालिका में भी वो आ गए। अब यहाँ पे संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। एक लोकसभा मंडल में पहले उसको कार्य करने लगे, बाद में वो वहां से उसकी शुरुआत हुई और लास्ट में अंत कहाँ तक हुआ, देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे। तब शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था। यानी कि इंदिरा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। देखो कितना कार्य किया अपने जीवन काल में, कितनी जगह पे उसने अपने पद निभाए हैं। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशंसनीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। यानी कि इतने सारे जगह पे वो एक मंत्री थे, फिर भी उसके अंदर एक ईगो नहीं थे। वो अपने को कभी पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। यानी कि वो सभी के राजा नहीं है लेकिन वो सबके सेवा करने वाले हैं। इस प्रकार से वो सोच रखते थे। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही थी, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का कारण का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। यानी कि जब हम एक सरल स्वभाव के रहते हैं तो हम सबको अच्छे लगते हैं ना। तो यहाँ पे भी मंत्र शास्त्री जी है वो भी एक सरल स्वभाव के थे, इसीलिए वो सबको अच्छे ही लगते थे। अपने कार्य वो उसके कार्य भी इतने अच्छे थे कि उसके कारण भी वो सबके लोकप्रिय बन गए थे। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। शायद यानी कि उसने अधिकार जो अधिकारी थे उसके अपने पद को महत्व नहीं दिया लेकिन अपने कार्य को महत्व दिए थे। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। क्या कहा कि आप जो भी चाहे, आपका जीवन का लक्ष्य कुछ भी हो, लेकिन पहला लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए, पहले आपकी सोच क्या होनी चाहिए कि आप देश के एक नागरिक हो। ये आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है। आपको भी पता है, आप लोग एसएस में सीख गए होंगे कि हमारी सरकार ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, तो उस अधिकारों को, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है। यानी कि जो हमें कर्तव्य दिए गए हैं, जो हमें अधिकार दिए गए, उसके सामने हमें हमारा कुछ कर्तव्य भी बनता है, जिससे समझना चाहिए। कौन से कर्तव्य हो सकते हैं, सोच लो कि हम हमारे सोच से सोचे तो क्या
कि हम हमारे देश को स्वच्छ रखें, हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए, हमारे जो गांव है उसको ऐसे गंदे काम ना करें कि हमारे गांव का नाम खराब हो जाए, हमारे देश का नाम खराब हो जाए। ये सब भी हमारे कर्तव्य है। हमें अधिकार तो मिले हैं सभी प्रकार के, तो उसके सामने हमारे कुछ कर्तव्य भी है। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है। आपको भी पता है कि हमारा देश है वो लोकशाही है, या उसमें से हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। लेकिन इस स्वतंत्र का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। यानी कि जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसका हमें सही तरह से उपयोग करना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की हमें सख्त जरूरत है। तो यहाँ से हमने कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री का पाठ कंप्लीट किया। आप लोगों ने भी देखा कि उसने कितनी जगह पे, कितने मंडल में, कितने मंत्री पदों पे उसने पद संभाला था। एक अकेले व्यक्ति ने, चाहे हम ठान ले तो कोई ना कोई हम काम कर ही सकते हैं, अगर हमारे अंदर एक उत्साह होना चाहिए, जो हमें ये कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री में से सीखे हमने। तो इसमें से भी आप लोग ये लाल शास्त्री जी के कई ऐसे गुण आप भी स्वीकार कर अपने जीवन को सफल बना सकते हो। ओके, तो आप लोग अभी जो भी इस पाठ के अंदर आपको क्वेश्चन है तो आपको मुझे पूछ सकते हो, और उसका वर्क आप लोगों को नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। ओके।